हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी पर। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए जो जनरल अवेयरेंस जीके जीएस से 40 नंबर के प्रश्न होंगे, तो आइए हम टारगेट लेकर के चलते हैं कि 40 में 40 हमें गेन करने हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पहला है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एक अंग्रेज अधिकारी जाने जाते हैं। तो इनमें से डलहौजी, एओह्यूम या फिर लॉर्ड कर्जन होंगे। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाने जाएंगे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। यह पूर्व अंग्रेज अधिकारी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो ये हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह लॉर्ड कर्जन का कथन था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। इसके लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं और इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उस वक्त जो भारत में अंग्रेजी अधिकारी थे वो थे लॉर्ड डफरिन। यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। भारत में कांग्रेस के प्रशासन औरंगजेब से किसने की थी। तो कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है वो औरंगजेब से किया था। वो थे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इंडियन ये सोसाइटी की स्थापना किए थे। भारत सिविल समाज यानी इंडियन सिविल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किए थे और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कहा था कि जो कर्जन का प्रशासन है वो उसकी तुलना औरंगजेब से किए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। तो तीन प्रमुख तिथि है। पहला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन के घोषणा के पश्चात स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये सीरियल तारीख है। तो सबसे पहली जो घटना है वो बंगाल विभाजन के घोषणा की घटना है। और घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। घोषणा कब हुई है, ये घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को लोगों ने जो है ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान शुरू किया और 16 अक्टूबर 1905 से जो है वह बंगाल विभाजन की जो ये है प्रभावी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा ये जा रहा है कि प्रभावी कब हुआ है। तो प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 से। घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को। याद रखिएगा तिथि, ताकि कन्फ्यूजन न हो और परीक्षा में इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो छूटे नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमार सोनार बंगला का नारा किस आंदोलन में सबसे पहले दिया गया था। अमार सोनार बंगला का जो नारा है यह सर्वप्रथम ये जब 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था और लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की छेड़ा था, तो उसी वक्त अमार सोनार बंगला का जो है सबसे पहले नारा दिया गया था। और ये अमार सोनार बंगला के जो रचयिता हैं यानी जो लेखक हैं यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अमार सोनार बंगला जो यह गीत है यह अभी वर्तमान में ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा रचित राष्ट्रगान दो प्रमुख राष्ट्रों का राष्ट्रगान है, एक बांग्लादेश का, दूसरा अपने भारत का। जो भारत का अपना जो राष्ट्रगान है कि जन गण मन अधिनायक जय है, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से ही संबंधित थे और जो बांग्लादेश है वो भारत का ही हिस्सा है। तो भारत और दूसरा बांग्लादेश का दो प्रमुख राष्ट्रों का जो राष्ट्रगान है वह के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 6ठा नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह गया में हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कूट में उत्तर करना है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। तो यह उसके बाद दूसरा है कि गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के यानी शाक्य कुल के प्रमुख थे, प्रधान थे या मुखिया थे। तीसरा है कि गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा है कि गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। तो चौथा सही नहीं होगा क्योंकि अशोक के नहीं बल्कि समझिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। यानी 7वां का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन मुख्य रूप से सही है, चौथा कथन गलत है। तो वो सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भगवान के जीवन, बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये दो तीन प्रमुख घटना है। एक है महाभिनिष्क्रमण, एक है धर्म चक्र परिवर्तन और एक है महापरिनिर्वाण। तो जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है कि इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी जो प्राण त्याग किए थे या कहिए कि मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 8वां का बी सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी जो वो प्राण त्याग किए हैं उनका जो मृत्यु हुआ है वो घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा कि गया में किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। उसके पश्चात जब इन्होंने सारनाथ में, कहाँ सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो अपने इस 5 लोगों को दिया था सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश। तो वो उनके द्वारा जो दिया गया प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी 9वां का सी सही उत्तर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो 4 जो प्रमुख वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है, प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो इसमें से किस तीर्थंकर का नाम हमें ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के ऋषभ देव का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध को तो अभी हम पिछला प्रश्न में बताए हैं कि किस नदी के तट पर हुआ था। आप इसका उत्तर कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप अगर हमसे पहले प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अंत में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम जो जैन संगीति है यह कब और कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में, जो वर्तमान अभी पटना है, वहाँ हुआ था। कब? 300 ईसा पूर्व में। यानी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति भी हुई है, लेकिन पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुई है वो तीसरी बौद्ध संगीति थी और जैन संगीति प्रथम थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यानी वर्धमान 13वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 के लिए ए कि राजगिरी के वितुलाचल पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि जो कथन गलत है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, यह कथन सही है। जैन धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, गलत है। क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में भी हिंदू धर्म की भांति पुनर्जन्म में विश्वास है। अच्छे कर्मों पर उन्हें पुनर्जन्म में अच्छे फल मिलने का ये है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, विनय पिटक है और अचरंग सूत्र है। यानी इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विनय पिटक जो है यह जैन साहित्य नहीं है, बल्कि विनय पिटक जो है यह एक बौद्ध साहित्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि भूपटल पर पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भूपटल पर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। हालांकि आप कहिएगा कि नाइट्रोजन 78% है, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन 78% है। यानी यहाँ पर तत्व के रूप में पूछा जा रहा है कि भूपटल पर यानी जमीन पर, तो पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व की अधिकता पाई जाती है और ये नाइट्रोजन की जो अधिकता है 78% वो वायु में है। पृथ्वी के ऊपर वायु की परत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 17 कि नीस किस आग्नेय चट्टान का कायांतरित रूप है? यानी नीस किस चट्टान से बनता है परिवर्तन होकर के? तो इस 17वां नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ग्रेनाइट चट्टान से जो है कायांतरित यानी आग्नेय चट्टान से कायांतरित होकर के ग्रेनाइट का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से ही कायांतरित होकर के क्या है ग्रेनाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास आएगा और अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से देखिएगा तो वो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसको एनसीईआरटी की किताब ने यह लिखा है। तो ये अगर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लगभग में पूछा जाए तो 6400 आंसर कीजिएगा और अगर वहाँ पर ऑप्शंस में 6371 मौजूद रहे तो यह एग्जैक्ट त्रिज्या है जिसको एनसीईआरटी की किताब ने लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिलहाल सही है क्योंकि ये लगभग में पूछ रहा है और 6371 यहाँ ऑप्शन में मौजूद भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को रात और दिन की लंबाई पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है? तो पृथ्वी पर पूरे वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब रात और दिन की लंबाई बराबर होती है। वह स्थिति एक रहती है 21 मार्च की स्थिति, दूसरी रहती है 23 सितंबर की स्थिति और इसको समद्विरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहती है और इसी के विपरीत जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो यहाँ पर और दिन रात की जो बराबर की स्थिति है वो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है जिसको समद्विरात्रि कहते हैं। तो इसलिए 19वां का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यानी एक से अधिक। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों स्थिति बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही जवाब होगा और ई वाला प्रश्न जो है अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा जो है यह कहा जाता है किसको? ये इसका 20वां का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन जो है भारत के कौन कहलाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह भारत के अंतिम सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के सफल सत्याग्रह के वजह से इन्हें जो है सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इससे रिलेटेड याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो घोषणा है ये गणना है सबसे पहले किन्होंने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है यह करने का कार्य जो है सबसे पहले कौन किए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह कार्य किया गया है या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा या पीसी महालनोबिस है या फिर सी रंगराजन है? तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले इसका ये राष्ट्रीय आय की गणना किए थे।
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल दादा भाई नौरोजी जो है ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इस ऑप्शन में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर बनता है वह है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में इन जगहों पर जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और खासकर अगर हम लोग बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे। इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना है यह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज जो है यह यूनानी शासक का जो है राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है चाणक्य विष्णुगुप्त रहते थे। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में की जो वित्तीय राजधानी है वह किसको भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, हम सभी जानते हैं, लेकिन वित्तीय राजधानी के रूप में जो है वह कौन सा ये जगह है भारत का जिसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मुंबई को जो है वो वित्तीय राजधानी के रूप में माना जाता है। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से उसके उत्तर की व्याख्या के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे जो पहली तरंग है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये भूकंप से रिलेटेड तरंगे की बात हो रही है। जो 3 प्रमुख तरंग है भूकंप से रिलेटेड, वो P है, एक S है और एक L है। ये 3 प्रमुख तरंगे हैं भूकंप की तरंग, और ये तरंग जो है जब धरती पर आती है तो विनाश ही विनाश पहुंचा जाती है। इसमें से कौन सबसे विनाशकारी तरंग है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सबसे पहली जो तरंग है वो P तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भूकंप का जो केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी सीधा ऊपर की ओर, भूकंप के केंद्र से पृथ्वी के अंदर जो भूकंप का केंद्र होता है उससे सीधा ऊपर की ओर जो पृथ्वी पर स्थित बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप के केंद्र से ऊपर जो पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी यानी अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह पर पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति बनती है और वहां ठीक उसके सामने ऊपर जो है पॉइंट पर वो अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दिसंबर 2004 को विश्व का किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो दिसंबर 2004 को जो भयंकर सुनामी आया था ये सबसे जो करेक्ट आंसर होगा 28वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है एक बड़ा हिस्सा को पानी में डुबो दिया था। यानी इस 28वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये जो भूकंप की तरंगे हैं PSL और ऑप्शन में P 2 बार है, तो ये PSL जो है इसमें सबसे जो खतरनाक भूकंप तरंगे हैं वो कौन सी है। तो इन भूकंप तरंगों में जो सबसे खतरनाक भूकंप की तरंगे हैं वह है ऑप्शन नंबर सी यानी L तरंग जो है वो सबसे खतरनाक भूकंप तरंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो भाखड़ा नंगल बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, या फिर सतलज नदी पर बनाया गया है, या कावेरी नदी पर बनाया गया है, या फिर जो है यह
कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि ये भाखड़ा नंगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह कौन से फसल के उत्पादन से संबंधित है। जिस प्रकार से हरित क्रांति जो है यह खाद्य फसल प्रमुख रूप से जो है गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार अगर हम लोग श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति जो है भारत में ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यह किस चीज के उत्पादन से संबंधित है। तो यह मत्स्य के उत्पादन से है या झींगा मछली के उत्पादन से है या फिर तिलहन के उत्पादन से है या मसाले के उत्पादन से है। तो इसका नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य यानी मछली फिश रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं कि मछली के उत्पादन से संबंधित यह प्रमुख क्रांति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक नए हैं दोस्तों चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो गुलाबी क्रांति है पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह किससे संबंधित क्रांति है। तो गुलाबी क्रांति जो है पिंक रिवॉल्यूशन ये जो अक्सर क्रांति थे इन्हीं 4-5 क्रांतियों से जो है प्रश्न बना करते हैं। तो पिंक जो रिवॉल्यूशन है यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा कि पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह झींगा मछली से संबंधित प्रमुख क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारे भारत का संविधान जो है यह जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ उसके बाद से लेकर के जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद जो है 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबोधन के बाद जो है वो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो उसमें जो है 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर के पूरी तरह तैयार हो गया था। उसके बाद जो है इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो है इतिहास में अहम दिन था। उस दिन जो है 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके जो है स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसलिए उस तिथि को याद रखने के लिए जो है हमें गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और वैसे संविधान को अगर मतलब बन करके जो तैयार हो गया वो 26 नवंबर को, इसलिए हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो अपने यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा प्रमुख रूप से 5 राज्यों का होता है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख। तो इस प्रकार जो है 5 राज्यों का सीमा वहाँ जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा जो पहाड़ों के बीच 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है प्राकृतिक रूप से निर्मित उसको दर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये दर्रा जो है
कहाँ स्थित है? 39वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब क्या होगा? तो 39वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि काराकोरम दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जी, भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी सबसे सही जवाब है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके एक एक प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे अपनी बेहतर तैयारी कर सके। मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।